Hello everyone. Now in this video we will discuss about biodiversity conservation. Now I have written one term here, that is bioprospecting. Bio means biology, living organism, and prospecting means prospectus words. It is जो है डेरिवेटिव है prospectus. Prospectus का मतलब होता है फ्यूचर, कि बायोलॉजी का जो फ्यूचर है वो क्या है। तो यहाँ पर हम कहेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स बायोलॉजी को यूज करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस डिज़ाइन करना जो हमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दे सकें। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक पॉइंट में हमने मेंशन करा था कि अगर जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक्सटिंक्ट हो रही है तो उससे फ्यूचर पोटेंशियल कुछ डिजीज़ को ट्रीट करने का वो कम हो रहा है, वो लॉस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन है। कॉटन इज़ हैविंग जीन फ्रॉम बैक्टीरिया बेसिलस थूरिनजेनेसिस, तो हमें उस जीन के बारे में मालूम है, उस जीन की सीक्वेंस मालूम है, जो प्रोटीन उससे सिंथेसाइज हो रहा है वो मालूम है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स मोलिकुलर जेनेटिक्स एंड स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी का एक्सप्लोरेशन। स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पीसीज, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आर देयर। फिर हम स्टडी करेंगे कि उन स्पीसीज़ में कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं या कौन सी उनमें स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड वाइड एरिया ऑफ रिसर्च, एंड दिस डेफिनेशन वाज आस्क्ड इन लास्ट ईयर नीट पीएमटी एग्ज़ाम जो उड़ीसा के लिए कंडक्ट करा गया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन था। तो व्हाट इज़ बायो प्रोस्पेक्टिंग? Exploration of molecular genetics and species level biodiversity for finding products of economic importance. There are two major approach of biodiversity conservation. One is in situ and second is ex situ. In situ means on site, at the place. Ex situ means off site, out of the place. Suppose we will try to understand ex situ. So a lion is there, number is increasing day by day. इंडिया लायन जो एशियाटिक लायन है, नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बहुत कम रह गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लायन इज टेकन आउटसाइड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इज केप्ट इन जू, एंड हम उसका ध्यान रखेंगे एंड रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट। उससे क्या होगा कि जो लायन की जो पॉपुलेशन है वो धीरे 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 क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि जो प्रोजेनी की सर्वाइवल करने के चांस होंगे वो ह्यूमन अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट क्या होंगे, ज़्यादा। सो एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स ऑफ साइट। कब करेंगे? When a plant or animal species is facing extremely high risk of extinction, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ज़्यादा है, तो उस केस में हम करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, अगर हमें पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, हमें ये लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया बहुत ख़ास है, इसकी डाइवर्सिटी को लेकर, इसकी लोकेशन को लेकर, जिस तरह का इसका सेटअप है, तो पूरे का पूरा अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन। तो अगर आपने एक फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया मेंशन किया और उस पूरे को प्रोटेक्ट किया, दैट इज़ इन सिटू। लेकिन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करके डियर को वहाँ से ले गए और डियर को अपने जू में रखा और प्रोटेक्ट किया, दैट इज़ ex situ conservation. So दो major approach है, one is in situ and one is ex situ. Very important topic from examination point of view. Now this flow chart show different type of in situ and ex situ conservation. In coming slide we will study. In situ conservation is carried out by assigning protected areas. अपने आसपास गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि कौन से एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और कुछ ऐसी स्पीसीज़ मिल रही हैं जो बाकी दूसरे एरिया में नहीं हैं, और तीसरा उनको रिस्क ऑफ एलिमिनेशन भी ज़्यादा है। तो ऐसे एरिया को प्रोटेक्टिव एरिया हम डिक्लेयर कर देंगे। और इंडिया के अंदर वैसे तो अलग अलग तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। इंडिया के में बेसिकली जो है 4 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। वन इज सैकर्ड ग्रूव एंड लेक्स, आगे हम पढ़ेंगे क्या हैं ये, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसी तरह एक्स सिटू कंजर्वेशन में बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है,
सीड बैंक है, सीमन बैंक है, जो क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू हम उनका प्रिजर्वेशन रखेंगे। इसके अलावा एस्थेटिक और कल्चरल वैल्यू के थ्रू भी बहुत सारे प्लांट प्रोटेक्ट हो रहे हैं। टिश्यू कल्चर है। सो डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर देयर। इन सिटू कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरियाज आर असाइंड। अब प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? ऐसे एरिया जहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ज़्यादा है। नाउ फर्स्ट द गवर्नमेंट हैज़ टू चॉक आउट दोज एरियाज वेयर देर इज़ हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड सेकेंड देर इज़ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। उन एरियाज को लीगली प्रोटेक्ट करेंगे। दे आर गिवन फुल प्रोटेक्शन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हम पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों नहीं कर सकते, क्यों हमें प्रोटेक्टेड एरियाज को असाइंड करने की ज़रूरत है? तो आंसर इज़ कि एक तो ये इकोनॉमिकली कॉस्टली है। पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। दूसरा, कन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। जो विकासशील और विकसित देश हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स है, मतलब विवाद हैं। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं, उनका ये आर्ग्यूमेंट है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन दोनों का ये आर्ग्यूमेंट है कि हमारे के जो कंट्री में लोगों का जो लाइवलीहुड है वो मेनली इन्हीं रिसोर्सेज पर डिपेंड है। बहुत सारे लोगों को खाना बनाने के लिए वुड की ज़रूरत है, तो वो तो फॉरेस्ट में जाएंगे, कट करेंगे। एनिमल के लिए भी उनको फॉडर की ज़रूरत है। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो पीछे जो भी डेवलपमेंट किया है वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ही किया है। तो दे आर सेइंग कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, बट हमारे पहले तो हम अपने जो लोग हैं उनके खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे। उनके लिए हमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की ज़रूरत है, उनको मीट आउट करना पड़ेगा। कंजर्वेशन जो है वो बाद में होगा। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर। सो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। नंबर 1 इज़ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है वो IUCN की कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय IUCN। सो नेशनल पार्क कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है। सो इन इंडिया biodiversity conservation is carried out by different type of protected area: national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserve, sacred grove and hotspot. National park are IUCN category 2nd protected areas. National park is having its own boundary. They are legally protected ecosystem. Human activities are strictly prohibited. Activities मतलब जैसे to collect wood and fodder for the animal, medicine, cutting of the trees, these activities are strictly prohibited. हाँ, हम वहाँ पर जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या जो साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ है या घूमने के पर्पज़ से जा सकते हैं। सो नेशनल पार्क आर मेंटेन्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया में जो फर्स्ट नेशनल पार्क था और अभी भी है, दैट इज़ हेली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी ये उत्तरांचल में, अर्लियर इट वाज इन यूपी, बट स्टेट का फर्दर डिवीज़न होने की वजह से नाउ इट इज़ इन उत्तरांचल। अभी एज पर बुक हम पढ़ेंगे 90 नेशनल पार्क इन इंडिया, अदरवाइज नंबर जो है वो 102-3 के आसपास है, बट एज पर बुक डाटा है कि इन इंडिया देर आर 90 नेशनल पार्क। तो हर नेशनल पार्क की अपनी एक बाउंड्री होगी एंड दैट इज़ लीगली प्रोटेक्टेड। कोई ह्यूमन एक्टिविटी जो है, मतलब लकड़ी लेना या मेडिसिन लेना या पशुओं के लिए चारा लेना, इस तरह की एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगी। कोई भी मटेरियल आप वहाँ से नहीं ले सकते हैं। हाँ, घूमने के लिए परमिशन है, आप स्टडी करने के लिए जा सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा सकते हैं। दिस इज़ लिस्ट ऑफ टॉप 20 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। रणथंबोर नेशनल पार्क और टाइगर, लेपर्ड और बोर्स के लिए फेमस है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट के लिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है।
परियार नेशनल पार्क केरला में, जितने आप याद कर सकते करने की कोशिश करेंगे। मेन हमने लिखे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में बहुत फेमस है, राइनो, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एलिफेंट के लिए फेमस है। सुंदरबंस पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर, फिशिंग कैट। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, फॉर टाइगर, लेपर्ड एंड गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन गुजरात, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। कियोलेडियो नेशनल पार्क, ये हमने पीछे पढ़ा भी है। दिस इज केवला देव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान में है, साइबेरियन क्रेन के लिए। मानस नेशनल पार्क आसाम में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। इसी तरह नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क अगेन इन उत्तराखंड, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा दाचिगम नेशनल पार्क भी जम्मू एंड कश्मीर में है, जो हिंगुल के लिए फेमस है। माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है, मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। सो दिस इज लिस्ट ऑफ टॉप 20 नेशनल पार्क इन इंडिया। Coming to wildlife sanctuary, as per NCERT book, there are 448 wildlife sanctuaries in India. Now, how is sanctuary is different from national park? Sanctuary is much larger area where some villages may also be included. Sanctuary क्या है कि लोकल एरियाज में, अगर लोकल प्लेस में अगर कोई एक ऐसा एरिया है, लोकल प्लेस हम कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन के आसपास, ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास इस तरह के फॉरेस्ट हैं, वेयर लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज देयर, और वहाँ पर रेयर और थ्रेटन्ड स्पीसीज भी हैं और रिस्क ऑफ एलिमिनेशन भी ज़्यादा है, लेकिन साथ में लोगों की सर्वाइवल भी उस फॉरेस्ट पर डिपेंड है। तो हम उसे नेशनल पार्क एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बिकॉज जो लोग हैं वो मना करेंगे, क्योंकि उनका जो लाइवलीहुड है वो टोटली उस फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि दैट एरिया इज टेकन अंडर गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लोगों को परमिशन है कि यू कैन कैरी आउट सम एक्टिविटीज़, लेकिन वो अंडर स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होंगी और सस्टेनेबल वे में होंगी, ताकि जो है उस एरिया को एज सच कोई लॉस ना हो। मान लीजिए कोई ड्राई पेड़ हैं तो आप उन्हें कट करके बारिश के सीज़न में नए पेड़ लगा सकते हैं। लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग के लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड मैनर में होगा। एक सेंचुरी के अंदर नेशनल पार्क भी हो सकता है। कई जगह आप आगे पढ़ेंगे कि जैसे हमने कहा कि जो है कोई नेशनल पार्क है, उसके अंदर जैसे भरतपुर नेशनल पार्क है केवलादेव, और वहाँ पर एक सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी भी है। सो हाउ ए नेशनल पार्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंचुरी। अब सेंचुरी में क्या होगा कि बहुत बड़ा कोई फॉरेस्ट है मान लीजिए, अब फॉरेस्ट के अंदर जो सेंटर जोन होगा वहाँ पर लोगों को जाने की अनुमति नहीं हो सकती है, बाहर हम उनको अलाउ कर देंगे। तो एक हम क्या करेंगे कि उस एरिया में अंदर बाउंड्री डालेंगे, तो सेंटर वाला जो एरिया है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और रिस्क ऑफ एलिमिनेशन भी ज़्यादा, तो उसे तो हम नेशनल पार्क एस्टेब्लिश करेंगे। और बाहर का जो ओपन एरिया होगा वहाँ पर भी नो डाउट फॉरेस्ट है, बट वहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ करेंगे। तो एक सेंचुरी में नेशनल पार्क हो सकता है। सेंचुरी की अपनी कोई बाउंड्री नहीं होती है, जैसा हमने कहा नेशनल पार्क की अपनी एक बाउंड्री होगी, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो एम्प्लॉयमेंट है या किसी भी तरह का कोई मटेरियल वहाँ से लेना, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा। सिर्फ एजुकेशनल या रिसर्च एक्टिविटीज़ आप कैरी आउट कर सकते, घूमने के लिए जा सकते। लेकिन सेंचुरीज़ में लोकल पीपल जो हैं वो हारमनी के साथ रहते हैं, दे आर अलाउड टू टेक सम मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। जैसे पशुओं के लिए चारा ले सकते हैं, खाना पकाने के लिए लकड़ी ले सकते हैं, कुछ मेडिसिन्स ले सकते हैं। सो सेंचुरी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, और एक सेंचुरी के अंदर नेशनल पार्क हो सकता है। सेंचुरी की अपनी कोई बाउंड्री नहीं होगी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर। मेयर ने क्या कहा कि वो एरिया जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, हाई स्पीसीज रिचनेस, as well as endemism. Endemism means species are restricted to confined to a particular area. वो species जो एक particular area में ही मिलती है, वहीं पर ही limited है, confined है, restricted है, उनको हम क्या कहेंगे?
एंडेमिक स्पीसीज, तो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी किन्हें कहा गया, जहाँ पर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है एंड दे शो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और उसके अलावा उनको थ्रेट भी है, धीरे धीरे उनमें रिस्क ऑफ एलिमिनेशन भी है, तो उनको क्या कहा गया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। शुरू में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थ्रू आउट द वर्ल्ड आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से इंडिया में 2 थे, लेकिन बाद में 9 और ऐड कर दिए गए और अभी इनका नंबर टोटल कितना है, 34। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि नाउ देयर आर 34 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो हॉटस्पॉट हैं वो कंट्री की टेरिटरी को फॉलो नहीं करते हैं, वो ग्लोबल टेरिटरी को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 3 हॉटस्पॉट इंडिया को कवर करते हैं, लेकिन इसमें दूसरे कंट्रीज भी इंक्लूडेड हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दिस इज फर्स्ट हॉटस्पॉट जिसमें इंडिया का वेस्टर्न घाट रीजन है। इंडो बर्मा सेकेंड वेस्ट हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, एंड थर्ड वन इज हिमालय। सो इनिशियली 25 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाइड किए गए थे, इंडिया में 2 थे, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, तब उनके नाम थे वेस्टर्न घाट एंड सेकंड था ईस्टर्न हिमालय। अभी क्या है, 9 और ऐड हो गए, टोटल नंबर हो गया 34। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है, ये कंट्री की टेरिटरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जो है ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को एज ए सिंगल कॉन्सेप्ट मानकर चल रहे हैं। तो अभी 3 हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया को कवर करते हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, सेकेंड वन इज इंडो बर्मा एंड थर्ड इज हिमालय। इन हॉटस्पॉट्स में अर्थ की 2% से भी कम स्पीसीज हैं। टोटल अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो लेस देन 2% ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन दीज हॉटस्पॉट्स। बट अगर हम इन हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो 30% मास एक्सटिंक्शन कम हो जाएगा। तो ये डाटा शो करता है इम्पॉर्टेंस कि हॉटस्पॉट्स की जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज ऑफ वेरी हाई वैल्यू, वेरी हाई मैग्नीट्यूड, और अगर हम इन्हें प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो जो मास एक्सटिंक्शन है उसका रेट 30% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज़्यादातर जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको हैबिटेट लॉस का थ्रेट है, और किसकी वजह से, नो डाउट हमारी वजह से। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हॉटस्पॉट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा, एंडेमिज्म ज़्यादा, थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन। इसके बाद शुरू में 25 थे, अब हैं 34, इंडिया को कवर कर रहे हैं 3, उनके नाम आपको याद करने। सो दिस इज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Moving on to third category of protected area, that is biosphere reserve. The concept of biosphere reserve was developed by UNESCO's MAB. MAB stand for Man and Biosphere Program, 1975. Again very important topic. So biosphere reserve जो हैं they were developed under Man and Biosphere Program 1975. बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से ज़्यादा नेशनल पार्क हो सकते हैं। सो आप सोचो कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज़ मच ब्रॉडर देन सेंचुरी, जिसमें कई जो है गांव आ सकते हैं और उसके अंदर एक से ज़्यादा नेशनल पार्क हो सकते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 जोन होंगे। सबसे अंदर वाले जोन को हम कहेंगे कोर जोन, दैट इज़ प्रोटेक्टेड, मीन्स नो एक्टिविटीज़ अलाउड, रिसर्च एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी। दिस इज़ टोटली अनडिस्टर्ब्ड जोन, जहाँ पर जो एनिमल हैं वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से रहेंगे, कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। इसके बाद है बफर जोन। जो बफर जोन है, इन बफर जोन रिसर्च एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट। साइंटिफिक लैब होंगी जहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं they can carry out different type of activities, watch on the animals। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एनिमल बीमार हो गया है तो उसको मेडिकेशन का भी जो है अरेंजमेंट कराया जाता है, उनके ऊपर प्रॉपर वॉच रखी जाती है कि उन एनिमल को किस तरह का खतरा है, कौन सा एनवायरनमेंट उनके लिए फेवरेबल है, कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहे हैं। सो कोर जोन इज टोटली अनडिस्टर्ब जोन, बफर जोन इज जोन वेयर सच
some scientific activities are carried out. एंड ट्रांजिशन जोन सेंचुरी वाला पार्ट रहेगा जहाँ पर ह्यूमन के साथ सस्टेनेबल मैनर में इस एरिया को हम डेवलप करेंगे. ह्यूमन सेटलमेंट भी हैं, लोग इस जो है यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज भी कर सकते हैं. साथ में हम पीपल को ट्रेंड करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट. तो इसमें जिस भी तरह का एम्प्लॉयमेंट अगर निकलता है तो वहाँ पर इन लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है और अंडर प्रॉपर गाइडेंस रहेंगे. सो बायोस्फीयर रिजर्व इज हैविंग 3 एरिया, कोर जोन, बफर जोन एंड दिस इज ट्रांजिशन जोन. ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट इज देयर, ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड. इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व. ये और अभी जो नंबर है एक्चुअल में दैट इज़ 18. अब आपके ऊपर है, अगर आप याद कर सकते हैं तो यू विल लर्न इट, अदरवाइज एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि कई बार पढ़ने से ही हमें याद रह जाता है. जैसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, वाइल्ड एस के लिए फेमस है. गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है. इसके बाद सुंदरबन, सबको पता होगा आई थिंक, सुंदरबंस पश्चिम बंगाल में है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है. नंदा देवी, देखो नंदा देवी नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में. अब ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग, दाचिगम, शेषचलम हिल्स, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सिंपलीपल उड़ीसा के अंदर है. मनास, देखो मानस हमने पीछे, ये मनास सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है. कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है. इसकी इसी तरह और बहुत सारे हैं. डिब्रू सिखोवा, पन्ना नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में और पन्ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सेम एरिया को ही हम बायोस्फीयर रिजर्व कह रहे हैं और सेम एरिया को नेशनल पार्क. बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे, जबकि नेशनल पार्क एक बाउंड्री के अंदर टोटली प्रोटेक्टेड एरिया है. सो आई होप दैट इज क्लियर. नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज. वन मोर प्रोटेक्टेड एरिया एंड इंटरेस्टिंग इन इट इज़ कि यहाँ पर हमें लीगल एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. दे आर नेचुरली प्रोटेक्टेड बाय आवर ट्रेडिशन, कल्चरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू. सैक्रेड ग्रूव, सैक्रेड का मतलब होता है होली, पवित्र. इंडिया के अंदर कुछ फॉरेस्ट पैचेस और कुछ लेक, वाटर बॉडीज इस तरह की हैं विच आर कंसिडर्ड सैक्रेड बाय पीपल. और वहाँ कुछ में क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पर रह रही है और वो ट्राइबल कम्युनिटी उन फॉरेस्ट के साथ, उन वाटर बॉडीज़ के साथ सस्टेनेबल वे में रहती है और खुद भी डैमेज नहीं करते हैं और बाहर से भी किसी को जो है उन बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करने नहीं दिया जाता है. तो जो सैक्रेड ग्रूव हैं दीज आर एक्चुअली पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और वाटर बॉडी हैविंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज. और एंडेमिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट वर्ड है. रेयर का मतलब दुर्लभ, कहीं कहीं मिलती हैं. थ्रेटेंड मतलब विच आर फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. एंडेमिक क्वेश्चन भी अपने आप में आया इम्पॉर्टेंट और आया भी हुआ. एक पीछे हमने वर्ड यूज़ किया था एग्जॉटिक. नेटिव मीन्स बर्थ प्लेस, जो जहाँ ग्रो करता है वहीं पर मिलना, दैट इज नेटिव. वहाँ से कहीं और ले गए, एग्जॉटिक. एंडेमिक, जो जहाँ मिलता है वहीं मिल रहा है लेकिन उसके अलावा कहीं और नहीं है, इससे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. मेघालय के अंदर कुछ सैक्रेड ग्रूव ऐसे हैं जहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, वो स्पीसीज़ वर्ल्ड में कहीं और नहीं है. तो इससे उन स्पीसीज़ की जो प्रोटेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है. सो कुछ एग्जाम्पल हैं सैक्रेड ग्रूव के कि कहाँ कहाँ मिलते हैं. खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ एमपी, पुष्कर लेक राजस्थान में है, खेचियो पलरी लेक जो है वो सिक्किम के अंदर है, खेचियो पलरी लेक इन सिक्किम. सो सैक्रेड ग्रूव्स आर प्रोटेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ कल्चरल वैल्यू, ट्रेडिशनल वैल्यू एंड बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग हैं वो उनका हैबिटेट है तो उसकी वजह से भी वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे आर कंसिडर्ड होली, सैक्रेड बाय द पीपल. लोग उनको पवित्र मानते हैं कि इनको अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम गॉड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो दीज आर नेचुरली प्रोटेक्टेड.
Second strategy of conservation is ex situ. इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स ऑन साइट, पूरा का पूरा कोई एरिया है उसको हमने डिक्लेयर कर दिया एज ए प्रोटेक्टेड एरिया, और प्रोटेक्ट करेंगे कब ज़रूरत है, जब हमें पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना, पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करने की बजाय किसी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल स्पीसीज को कंजर्व करना क्या कहलाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब पीछे हमने पढ़ा कि सारे एरियाज़ को हम प्रोटेक्टेड एरिया, सारे बायोडाइवर्सिटी को हम बाय असाइनिंग प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्व नहीं कर सकते। तो अगर हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बाकी स्पीसीज जो वहाँ हैं वो कॉमन है, कहीं और भी मिल रही हैं और उनका नंबर ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे लायन का नंबर, सपोज हम एग्जांपल लें, क्योंकि लायन भी प्रोजेक्ट है इंडिया में, टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, राइनो प्रोजेक्ट है, ये डिफरेंट स्कीम है गवर्नमेंट की जिनके थ्रू एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली उनके लिए जो है ब्रीडिंग फार्म डेवलप किए गए हैं जहाँ पर उनकी अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट ब्रीडिंग पॉसिबल कराई जाती है। सो एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स जब किसी स्पीसीज को रिस्क ऑफ एलिमिनेशन वेरी हाई है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स ऑफ साइट, उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को हम कहाँ पर लेकर जाएंगे, जू या बोटेनिकल गार्डन में अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट में, और उसकी टेक एंड केयर करेंगे और धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बढ़ जाएगा जब वो हमारे उसमें रहेगा, तो फिर बाद में उनकी प्रोजेनी को वापस जंगल में छोड़कर आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल भी है। जैसे लायन का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया था, लेकिन अब थैंक्स टू लायन प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें थैंक्स कहने की बात नहीं, ये एक्स्ट्रा बर्डन है हमारी कंट्री पर, वर्ल्ड पर भी, क्योंकि जो लायन नेचुरली इतने ज़्यादा नंबर में थे पहले हमने उनको कम कर दिया, अब हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो अलग अलग तरीके हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन के। जूलॉजिकल पार्क्स, एनिमल्स जहाँ पर हम रखते हैं, कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो नेचर में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो जूलॉजिकल पार्क्स में हैं। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इनको हम कहीं, हमने पीछे IUCN की रेड डाटा लिस्ट की 9 कैटेगरीज को पढ़ा था, जिसमें कैटेगरी नंबर 2 क्या थी, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो कुछ जूलॉजिकल पार्क्स में और बोटेनिकल गार्डन में अभी भी ऐसे एनिमल या प्लांट है जो नेचर में नहीं मिलते हैं बट इधर मिलेंगे। सो जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक्स में हम सीड को रखेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन, व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। इसी तरह सीमन एंड एग बैंक है जहाँ पे स्पर्म एंड एग को स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद टिश्यू कल्चर, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम जो है ग्रो करके नहीं रख सकते हैं, तो दे आर मेंटेन्ड इन टिश्यू कल्चर, की ज़रूरत पड़ने पर हम उनको रिक्रिएट कर सकें। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं, ये वो एरिया हैं जहाँ पर ह्यूमन जो है अलाउड सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जैसे लोगों को वहाँ पे एनिमल्स को नज़दीक से देखने का जो है मौका भी मिलता है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में, और इनमें भी एनिमल्स की ब्रीडिंग सेंटर्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्स सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू कंजर्वेशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो धीरे धीरे नियर टू एक्सटिंक्शन थे उनका नंबर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। जैसे अगर हम देखें लायन का जो नंबर है, टाइगर का जो नंबर है, राइनोसिरोस, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट और काफ़ी सक्सेसफुल, और इनकी वजह से इन एनिमल का नंबर डे बाय डे इज इंक्रीजिंग। कमिंग टू हिस्टोरिक कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, हमने जाना कि बायोडाइवर्सिटी है क्या और किस वजह से वो एलिमिनेट हो रही है, और एलिमिनेट क्यों हम चाहते हैं कि वो एलिमिनेट ना हो, क्योंकि उनके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो उसके लिए जो ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, और उनके अंदर डिसाइड होता है एजेंडा कि किस किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 समिट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है अर्थ समिट। अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील, 1992। इम्पॉर्टेंट है, अर्थ समिट 1992 में ब्राज़ील में हुई, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। सो दिस इज हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जहाँ पर अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने की बात करी गई थी कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं और उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें।
देखो बायोडाइवर्सिटी का यूटिलाइजेशन हम नहीं रोक सकते और हमें करना भी पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के लिए हम डायरेक्टली इनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब जो फॉरेस्ट आज है वैसा ही आगे 50 या 100-200 सालों तक रहे, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको उसी तरीके से यूज कर सके। सो द एजेंडा ऑफ अर्थ समिट वॉज टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। उसके बाद वन मोर इज वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट वॉज हेल्ड एट जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका, 2002। अर्थ समिट 1992, वर्ल्ड समिट हुई है 2002 में। 190 कंट्रीज प्लेज्ड टू रिड्यूस करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर लगभग 190 कंट्रीज ने प्लेज ली कि जो भी बायोडाइवर्सिटी रेट है, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेट है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, तो उसकी रेट को हमें कम करना है। एंड दीज मीटिंग्स आर हेल्ड once in a year or twice in a year, different type of meetings are there। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट ऑफ जो है क्लाइमेट के लिए भी मीटिंग्स होती हैं, इसी तरह यहाँ बायोडाइवर्सिटी के भी COPs हैं। COP on biodiversity। COP means कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो COP हैं वो क्लाइमेट चेंज पर भी होती हैं। आगे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि COP क्लाइमेट चेंज के लिए कहाँ कहाँ हुई और कब कब हो रही हैं। इसी तरह जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं वो 2 साल में एक बार होती हैं। जैसे पीछे जो हमने पढ़ा अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, वो COP ऑन बायोडाइवर्सिटी हैं। सो इसमें कुछ डेट्स मैंने लिखी हैं, जैसे ज़्यादा अगर याद नहीं हो पाए तो कुछ लर्न कर सकते हैं। जैसे ये COP 11 2012 में हैदराबाद में हुई था। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे इंडिया में इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई, 2012 में हुई एट हैदराबाद। इसके बाद आप लर्न रख सकते हैं COP 15। COP 15 2020 में चाइना में होनी थी, लेकिन अभी वो पोस्टपोन हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19। सो COP 15 वुड बी इन 2020 एट कनमिंग चाइना। तो ये करंट डाटा भी आप याद रख सकते हैं। बाकी तो ये अगर आप देखें तो 1 से लेकर 15 तक है। फर्स्ट अगर याद रखना चाहे तो फर्स्ट भी याद रख सकते हैं, एट नासाउ बहामास में हुई थी 1994 में, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और COP ऑन बायोडाइवर्सिटी। So that's all about conservation of biodiversity.